वेलकम टू हुक एंड पुल विद समर और मृदुल। और मैं जो हूँ आपके साथ जुड़ गया हूँ फैमिली एडिशन हुक एंड पुल के तीसरे हिस्से में, जिसमें हमारे साथ है मृदुल और मुस्कान। और उनसे जानेंगे क्या थी उनकी स्टोरी कनाडा आने की, क्योंकि ये लोग जो है इंडिया से पहले दुबई गए और दुबई से फिर उन्होंने दिरहम के ऊपर डॉलर को चुना आज। तो आज इनसे ये मैं पूछता हूँ कि क्या था इनका विचार यहाँ आने का, क्योंकि एक तरह की ये लाविश लाइफस्टाइल वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। जैसा कि हमें पता है कि दुबई की जो खासियत है वहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो नेचुरल ब्यूटी और इन सब से बात करते हैं। बट दुबई जो है मैन मेड कंट्री है, चकाचौंध की है, और वहाँ पे ये अच्छा खासा सेटल्ड थे पैसे वाइज और फाइनेंशियली बहुत ही इनका बढ़िया चला था। तो इनसे आज पूछते हैं क्या था मृदुल आपका, क्या क्यों आज आपने दिरहम को जो है छोड़ना पड़ा गया आपको डॉलर के ऊपर। हाँ तो समर एक्चुअली कोई प्लान नहीं था ऐसा। और दुबई में बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे आपने बताया कि जॉब वाइज और फाइनेंशियली वी वर प्रीटी गुड। और एक सर्टेन लाइफस्टाइल के आप आदी भी हो जाते हो, तो उसको छोड़ना कोई आसान डिसीजन नहीं था हम दोनों के लिए। पर आई थिंक इसकी कहानी शुरू होती है 2016 से, जब अब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था एक ब्रांच में। और एक्चुअली ट्रांसफ़र इस वजह से मैंने लिया था क्योंकि तब मेरी यंग फैमिली थी, बेटा मेरा 2 साल का था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो नहीं बन पा रहा था मेरा, क्योंकि जो आवर्स थे उस वजह से बहुत लेट पहुंचता था मैं ऑफिस। तो मैंने एक ऐसी ब्रांच में लिया जो वीकेंड ऑफ था। तो उस ब्रांच में जब ट्रांसफ़र लिया तो पता चला कि वहाँ पे वीकेंड में और दिक्कतें हैं, क्योंकि मशीनें जो है वहाँ पे एटीएम की वो ब्रांच हैंडल करती थी। तो और प्लस जो ऑब्वियसली बीइंग अ मैनेजर, आप जो अलार्म्स होते हैं सबकी कस्टडी आपके पास होती है। तो वीकेंड पे बहुत बार मुझे ब्रांच जाना पड़ जाता था और कई बार लेट नाइट्स भी। तो वो जो वर्क लाइफ बैलेंस है विद अ यंग फैमिली, वो थोड़ा मुझे लग रहा था कि हमारा डिस्टर्ब हुआ उस ब्रांच में जाने के बाद। तो थोड़ा हम परेशान तो हो रहे थे, लेकिन हाँ, क्योंकि फाइनेंशियली दुबई आपको इतना जो है पैम्पर करता है और एक अच्छा लाइफस्टाइल देता है, तो आप सोचते नहीं हो वहाँ से मूव करने के बारे में। तो डेफिनेटली दुबई दुबई ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ मेरे लिए किया भी है, और बहुत रिस्पेक्ट भी मिली। तो छोड़ना इतना आसान नहीं था। तो हुआ ये कि मेरा एक दोस्त है योगेश गोगिया, तो उन्होंने जो है पहली बार मेरे को बताया कनाडा के बारे में, कि इमिग्रेशन वहाँ पे लोग करते हैं दुबई से, और क्योंकि वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी होती नहीं है, दुबई में आप वर्क परमिट पे होते हैं। तो मैंने बस सुना और आके जो है मुस्कान को बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, और आगे का काम जो है मुस्कान ने किया। मैं मुस्कान जो है वो आईटी में है, मृदुल जो है वो बैंक में है। तो दोनों की इस कंट्री में भी दोनों जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मुस्कान का तो मैं समझ सकता हूँ कि आईटी में मूव करना आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंकिंग में शायद जितना पैसा आपको शायद दुबई में मिलता है या यूएई में मिलता है, इंटायर यूएई में, तो उतना पैसा शायद आपको नॉर्थ अमेरिका में नहीं मिलता है। हाँ, तो आपके लिए एक बड़ा मूव था कि ऑल ऑफ मतलब आपको चेंज की, या आप ये भी सोच सकते थे कि शायद मुझे किसी और दूसरे फील्ड में ही मूव कर जाना चाहिए दुबई में, कि शायद जो आपकी दिक्कत आप बता रहे थे वीकेंड की वो नहीं फेस करनी पड़ती। बिल्कुल समर, ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था एक्चुअली। दुबई छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। पर जैसा मैंने कहा कि सिर्फ एक यही कारण नहीं था कि वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफ कोर्स जो है एट टाइम्स जो आपको पैसा मिल रहा होता है वो आउटवेज के भैया आप क्या स्ट्रगल कर रहे हो, बट टू अ पॉइंट फिर जब आपकी फैमिली डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाए तो फिर आप सोचना शुरू कर देते हो। दूसरा जो था आई थिंक वो था कि एक इनसिक्योरिटी रहती है हमेशा दुबई में रहते हुए, वो ये है कि वर्क परमिट आपका होता है कंपनी से स्पॉन्सर्ड, जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी कंपनी को आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो आपका वीज़ा कैंसिल कर देती है। तो जैसे ही आपकी जॉब गई, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको विद इन 28 डेज या मैक्सिमम कई बार कंपनी आपको 2 महीने दे देगी। उस टाइम के दौरान आपको सब कुछ अपना जो आपने घर बनाया है बेचना है, अगर आपके पास गाड़ी है तो बेचना है, सब कुछ बेच बाच के, अगर आपके पास यंग फैमिली है, बच्चे आपके स्कूल पढ़ रहे हैं, सब कुछ खत्म करके आपको वापस इंडिया जाना है।
तो ये जो इनसिक्योरिटी के साथ जो आप सारी जिंदगी दुबई में गुजारते हैं, वो भी एक बड़ा कारण था सोचने का कि हम इमिग्रेशन जहाँ पे पीआर मिल जाए उसके बारे में सोचें। तो ये मुझे एक खबर ये भी थी कि आपने मुझे बताया था कि आपका प्लान ऑस्ट्रेलिया जाने का था। तो आपका प्लान था कि मैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बैठ के क्रिकेट देखूं। तो आपका एक ड्रीम था, इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया मूव होने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ वो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कनाडा की तरफ रुख एक्चुअली किया। हमने डिसाइड ही नहीं किया था कि हमको ऑस्ट्रेलिया मूव करना है या कनाडा। वी थॉट वील गो एंड गिव आईएलटीएस, और आईएलटीएस के रिजल्ट पे वील डिसाइड की वेदर वी डोंट वांट टू गो अहेड विद इट और नॉट। तो बस ऐसे ही बैठे बिठाए आपकी जो जर्नी थी आइल्स को लेके, मतलब कितना वहां से कॉम्प्लिकेटेड रहा प्रोसेस? क्योंकि मैंने सुना है कि आप जब शायद दुबई में, क्योंकि मैं इंडिया से था तो मैंने ये चीज सिचुएशन जैसे थी पुलिस वेरिफिकेशन, इन सब चीजों की दिक्कतें नहीं हुई थी। जो हालांकि मैंने सुना है कि अगर कोई इंडिया से पहले दुबई मूव करता है या यूएई मूव करता है, फिर वहां से अगर आप तो आपको वो सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था या किसी तरह की दिक्कतें? डिलेज आई थिंक, बट नथिंग कॉन्क्रीट रोड ब्लॉक टाइप I का। think मुस्कान का बहुत थ्रू था, पर मेरे एक दो चीजें अटकी थी। WS का एक कंफर्मेशन थोड़ा अटका, लंबा खिंचा, डिले हुआ था और थोड़ा एक सा। मेरी जो पुलिस वेरिफिकेशन थी वो भी थोड़ी डिले। आपने कंसल्टेंट हायर किया था या आपने खुद अपना प्रोसेस? नहीं, कंसल्टेंट हायर hire किया था। किया तो था। ये इसके बारे में मुस्कान बताएगी, क्योंकि मैं तो देखे मैंने खबर दे दी इसको कि ऐसा होता है। मतलब आप, अच्छा आप डायरेक्टर है फिल्म के? हाँ, और ये actor है? मैंने जो है बस इस पे प्लांट कर दिया सीड इसके दिमाग में कि इमिग्रेशन होती है। यही मेरे साथ आगे का काम जो है वो मुस्कान का था। तो मुस्कान, आप थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएं कि आपने क्या क्या, मतलब आइल से लेके जो आने तक का जो प्रोसेस था, आपको क्या क्या दिक्कतें रही और या क्या चीजें बहुत इजीली हो गया आपके साथ, जो आप मतलब कोई हमारे जो फैंस हैं उनको अगर आप बताना चाहते हो कि अगर जो आना चाहते हो कनाडा या जिनका फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो जो प्लान कर रहा है, तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा इजी रहेगा। बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज जो दोहराना चाहूंगी, जो स्वामिका ने भी कहा था कि इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन द प्रोसेस। आप ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन खुद स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप सब कुछ खुद भी कर सकते हो। आपको जो है किसी भी कंसल्टेंट को हायर करके अपने पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट देन व्हेन यू आर नाइव यू ऑलवेज फील यू नो मोर बेटर कि आप किसी को जानने वाले को हायर करो जो आपको थ्रू द प्रोसेस लेके जाए। बट हमारे केस में इवन दो वी डिड हैव अ कंसल्टेंट, बट आई वाज you know completely into the process. I knew what was happening with the application at every step. तो जैसे कि मैं भी बता रही थी कि until unless हमने IELTS नहीं दिया था, हमने डिसाइड भी नहीं किया था कि whether we want to go to Canada or to Australia। हम लोगों ने बस सोचा कि चलो IELTS देते हैं, and we were very casual about it. IELTS बुक किया, आई डोंट थिंक हमने कुछ प्रिपेयर भी किया होगा, बस ऑनलाइन शायद फोन पे एक आधी ऐप डाली, उसमें उसका वो देखा फॉर्मेट क्या होता है IELTS का, एंड जाके दे दिया। बिल्कुल। और उसके बाद भूल गए। और एक्चुअली हमें पता भी नहीं था कि हमने कैसा दिया है, क्या किया है, और 8 बैंड आ गया हमारा। तो फिर उसके बाद एक्चुअली जो सीरियसनेस है वो आई कि हमें लगा कि अब तो हम एलिजिबल हो गए बहुत सारे कंट्रीज के लिए, तो थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। और फिर हमने एक कंसल्टेंट को रीच आउट किया, अमाद नाम है, वो अब खुद इधर कनाडा में ही है, हैलिफैक्स में। कमाल है, उन्होंने अपने आप को कंसल्टेंट। तो अमाद ने बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत अच्छे तरीके से हमको गाइड किया। और एक्चुअली हमने 3 कंट्रीज के बारे में सोचा था। जैसे आपने कहा ऑस्ट्रेलिया पे तो डेफिनेटली क्रिकेट को लेके हमारे पास पैशन है, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पहले था दिमाग में, और कनाडा इतना प्रोमिनेंट नहीं था पिक्चर में। पर ऑस्ट्रेलिया को लेके जो अमाद ने हमको गाइड किया और मैंने जो अपने दोस्तों को रीच आउट किया, वो ये था कि शायद फाइनेंशियल सेक्टर में एंटर करना वहाँ पे मुश्किल होता। आईटी के लिए शायद इतनी दिक्कत नहीं थी ऑस्ट्रेलिया में भी, जैसे कनाडा में आईटी के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, पर फाइनेंशियल सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल था। तो एक ये कारण था। एक कारण और भी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते भी हैं कि दुबई जैसे है कि दोनों कंट्री में और कनाडा का जो वेदर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। वहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी है, यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड है। तो आपके दिमाग में एक ये भी दिक्कत रही होगी या एक कंफ्यूजन सी रही होगी कि क्या है वहाँ पे हम उस वेदर पे अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 50 के टेम्परेचर पे और यहाँ -30 पे। वो तो एक डिसाइडिंग फैक्टर था डेफिनेटली कि हम इतने एक्सट्रीम कोल्ड में, आई डोंट थिंक मैं पर्सनली आना चाहती थी इतने एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में।
बट देन क्योंकि हमने और भी प्रॉज एंड कॉन्स देखे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के कि क्या क्या है, आई मीन द मेजर थिंग वाज प्रोफेशनल ग्रोथ किस कंट्री में अच्छी है, किस कंट्री में द एजुकेशन फॉर आवर किड वुड बी अ बेटर फैक्टर, कहाँ पे जो है हमारी दी ओल्ड एज सिक्योरिटी ज़्यादा है. तो वो सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद कनाडा वाज कमिंग ऑन द टॉप कंपेयर टू द अदर टू कंट्रीज. Also based on both of our professions, he is into banking, I'm into IT. तो सारा काफ़ी कंसल्ट किया. I know I did a lot of research online also. तो उसके बाद फिर we decided that we'll go ahead with Canada. And that's how देखिए दुबई का ना एक दो कारण मैं और बताता हूँ. देखिए अब मैं दुबई का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत कुछ दिया है मुझे दुबई ने, और मैं किसी भी वजह से दुबई को जो है नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ. सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि क्या कारण जो है मेरे पर्सनल जो है एक्सपीरियंस में मुझे लगा कि आपको कनाडा में शायद बेटर कर सकते हैं. आपको जैसे मैंने बताया एक वर्क परमिट की जो इनसिक्योरिटी है वो, वर्क लाइफ बैलेंस, तीसरा के प्रोफेशनल ग्रोथ. क्योंकि आप स्पॉन्सर्ड होते हैं आप कंपनी से, तो आप इतनी जल्दी जंप नहीं कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन. आप दूसरे बैंक में अप्लाई करेंगे तो आपका वीजा रिलीज नहीं होगा इधर से, आपको वो बैन लगा देते हैं, तो आप मूव ही नहीं कर सकते. तो क्या होता है कि आप प्रोफेशनली आप स्टैटिक हो जाते हैं, एक ही पोजीशन पे आप बैठे हैं, और फिर 4-5 साल आप थोड़ी कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद आप बिल्कुल वहीं पे बैठ जाते हैं. फिर आप सोच के बैठ जाते हैं कि अब जो है यही है, इससे आगे मैं बढ़ नहीं सकता. तो वो एक मेरे को लग रहा था कि प्रोफेशनली और पर्सनली भी मैं ग्रो नहीं कर रहा. चौथा था बच्चा, मतलब जो बच्चे के लिए जो है एजुकेशन, हालांकि दुबई में अच्छे CBSE करिकुलम के स्कूल हैं, DPS भी है, सब कुछ है, लेकिन कॉस्टली है. मतलब education is costly there, education is not free. देव जो है प्ले स्कूल में जाता था तो भी आई थिंक वी यूज्ड टू पे 11,000 क्वार्टरली, 11,000 दिरहम जो है हम क्वार्टरली फीस पे करते थे. तो वो कॉस्टली है. यहाँ पे आपको जो है सेकेंडरी तक आपकी एजुकेशन फ्री है. तो ये भी जो है हमने सोचा कि भाई इवेंचुअली यस वी आर अर्निंग मनी बोथ ऑफ अस, पर खर्चे भी आपके उतने ही हैं और बन जाते हैं आपके. प्लस आप अपना घर नहीं ले सकते हो. अब शायद थोड़े रूल्स अब रिलीज कर दिए उन्होंने. तो लॉन्ग टर्म अगर आप सोचते हो दुबई में, आप पैसा कमाना चाहते हो, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हो, आप सेविंग करना चाहते हो, आप सेविंग करके इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो, दुबई इज द प्लेस टू गो, नो डाउट. आपको दुबई सब कुछ देगा. लेकिन अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो, अगर आप नेचर के शौकीन हो, अगर आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट, भले ही वो बच्चे की एजुकेशन के लिए हो या आपकी खुद की रिटायरमेंट के लिए, तब मुझे लगता है कि कनाडा जो है वो दुबई को ओवर पार कर देता है. लेकिन हैविंग सेड दैट इट इज नॉट इजी. आप इधर आते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आप ये आसान नहीं है, आपको टाइम लगता है, आपको साल लगते हैं आपको अच्छी तरह सेटल होने के लिए. तो उस बारे में जरूर कभी चर्चा करेंगे, बट इवेंचुअली बिल्कुल सही. और बहुत डिटेल्ड वे में मृदुल और मुस्कान ने बताया कि उनकी कैसी रही थी जर्नी और उन्होंने कनाडा को क्यों चुना. कभी भी अगर कोई भी जो है जो दुबई में है और अपना इमिग्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई भी उनकी क्वेरीज हैं, वो हमारे फीडबैक कॉलम में जाके पूछ सकते हैं हमसे. सो उससे क्या होगा कि अगर जो भी हम अपनी तरफ से आपको हेल्प कर सकेंगे वो ज़रूर बताएंगे. तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ अपने फीडबैक शेयर करते रहिए. स्टे कनेक्टेड विद हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल. थैंक यू.